नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी को वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की बात पर दिया बल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का किया आग्रह। आयुष घर द्वार कार्यक्रम के प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने शिमला से कार्यक्रम के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर हमीरपुर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी को वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हम एनसीसी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। राज्यपाल राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि अधिकांश महाविद्यालय बड़े स्तर पर एनसीसी गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं और उनमें से कुछ ने उत्कृष्ट कार्य भी किया है, लेकिन इसे वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान एनसीसी कैडेट आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे पूर्व एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में एनसीसी के प्रस्ताव के संबंध में पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर कांगड़ा मंडी हवाई अड्डों के निवेश के लिए संसाधनों की कमी है, इसलिए राज्य के विकास के लिए वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि एशिया विकास बैंक को वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपए की एक पर्यटन परियोजना को मंजूरी वांछित है। उन्होंने इस परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के बारे में चर्चा करते हुए हिमाचल प्रदेश के कम संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महत्व की सभी रेल परियोजनाओं को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित करने का भी आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मेकशिफ्ट अस्पताल राधा स्वामी सत्संग परौर में कोविड वार्डों के लिए वाटर डिस्पेंसर और एलईडी टीवी भेंट किए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड वायरस की रोकथाम के लिए बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में कोविड की रोकथाम के लिए कुशल प्रबंधन किया गया है और जहां जहां आवश्यक है वहां मेकशिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मेकशिफ्ट अस्पताल परौर में कोविड-19 वार्डों के लिए वाटर डिस्पेंसर और एलईडी टीवी भेंट करने के उपरांत कहा कि इस अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए हर सुविधा को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने मरीजों को वार्ड में ठंडे एवं गर्म पानी के लिए वाटर डिस्पेंसर, एलईडी टीवी और चाय कॉफी मशीन उपलब्ध करवाई है। उन्होंने भविष्य में भी अस्पताल के लिए किसी भी प्रकार की जरूरत को पूरा करने का आश्वासन दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ तैनात चिकित्सकों, नर्स, सफाई कर्मचारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ से भी भेंट की। उन्होंने कहा कि यह मानवता की सेवा में जिस समर्पण से कार्य कर रहे हैं वह बेहद ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल प्रबंधन और प्रदेश के जागरूक लोगों द्वारा सरकार के आदेशों की अनुपालना से संक्रमण के मामलों में कमी आई है। उन्होंने लोगों से कोरोना से सजग रहने का आह्वान किया और सभी एसओपी की अनुपालना करने की अपील की। कोरोना मैनेजमेंट और मेकशिफ्ट हॉस्पिटल ऐसा पूरे हिमाचल प्रदेश में व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए जो पहल की गई है उसमें राधा स्वामी सत्संग परौर के इस विशाल परिसर में यहाँ पर भी मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है और यहाँ पर लगभग 250 बेड्स का इंतज़ाम किया गया है
यहाँ पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासन की तरफ से सामूहिक प्रयासों के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ जो कोविड पेशेंट्स को सहूलियत, सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ इस अस्पताल में मिल रही हैं। मैं एक पिछले दिनों यहाँ पर आया था जब वर्चुअली मुख्यमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया था, तो मैंने कहा था कि मेरी तरफ से भी यहाँ जो हमारे पेशेंट्स एडमिट हैं, अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, वहाँ पर एलसीडीज लगाने की बात मैंने कही थी, वाटर डिस्पेंसर की बात मैंने यहाँ पर कही थी और कॉफ़ी मशीन्स जो हैं उनकी बात कही थी। तो मैं आज यहाँ सारी हालात की समीक्षा करने के लिए भी आया हूँ, डॉक्टर साहिबान से भी मिलने के लिए आया हूँ, प्रशासन से भी मिलने के लिए आया हूँ। और जो मैंने कहा था और मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि यहाँ पर वाईफाई का इंतज़ाम भी है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। इस प्रकार के जो हमारे रोगी रहते हैं, मानसिक दबाव उनके मन में रहता है, तो शब्द कीर्तन, हल्का सा म्यूजिक का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रामचंद्र चौक में जैव विविधता प्रबंधन समिति एवं नगर निगम शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सेवियों के साथ पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन पर बल दिया ताकि वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निजात मिल सके। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे पर्यावरण के प्रति सजग रहें और समावेशी एवं मानवीय स्वरूप को प्राथमिकता दें ताकि प्रदेश एवं देश में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में संतुलित विकास संभव हो सके। आयुष घर द्वार कार्यक्रम के प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने शिमला से कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। विभिन्न जिलों के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद डॉक्टर सैजल ने आयुष घर द्वार के पहले चरण की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी की रोकथाम और नियंत्रण में आयुष विभाग के योगदान के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने आयुष विभाग के निरंतर सहयोग से लोगों को योग अपनाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान आयुष घर द्वार के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर सैजल ने उनसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग को अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में अपनाने का आग्रह किया। आयुष घर द्वार द्वितीय चरण योजना का शुभारंभ शिमला स्थित राज्य सचिवालय से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल द्वारा किया गया। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत कोविड संक्रमण से ग्रसित मरीजों को योग व अन्य आयुर्वेदिक माध्यमों से मानसिक व शारीरिक रूप से सशक्त करके जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने वर्चुअल माध्यम से कोविड संक्रमण से उभर चुके रोगियों से बातचीत करके उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मीडिया से मुखातिब डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि इस कार्यक्रम को 14 मई को सोलन से लॉन्च किया गया था, जो काफी सफल रहा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विशेष तौर पर होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की मानसिक व शारीरिक दशा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से योग की बारीकियां सिखाने के साथ ही उनकी हर संभव सहायता की गई। यही नहीं, उन्होंने खुद वर्चुअल माध्यम से लोगों के साथ जुड़कर उनकी मनोदशा को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अक्सर कोविड संक्रमण से ग्रसित रोगी अपना आत्मबल खो देते हैं। उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए यह योजना काफी कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का उद्देश्य लोगों तक आयुर्वेद की खूबियां व इसके लाभ को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के साथ बच्चों को भी जोड़ा जाएगा ताकि वे आयुर्वेद व योग के महत्व को समझ सकें। ये कार्यक्रम जिसकी कल्पना हमने की थी और 14 मई को जिसको हमने लॉन्च किया था सोलन से, वो कितना सफल रहा है। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आज मैं बतौर आयुष मंत्री आज मैं यहाँ हूँ। आज चर्चा जो है वो सिर्फ आयुष की है, आज चर्चा सिर्फ आयुर्वेद की है, योग की है। पिछले 2 महीने से मैं भी योग का प्रशिक्षण सुकान जी से, मीनाक्षी जी से हम ले रहे थे। तो वैसे ही एक दिन क्योंकि योग का सत्र समाप्त होने के बाद चर्चा करते हैं, तो चर्चा में विषय आया कि क्यों ना जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, अनेक अन्य और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्यों ना उनके लिए उनको भी जो है योग से जोड़ा जाए।
और फिर इस विचार ने आकार लिया। फिर हमने शेयर किया विभाग के साथ, निदेशक महोदय और जॉइंट डायरेक्टर जिनका बहुत विशेष योगदान इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने में रहा है, डॉक्टर राखी जिन्होंने प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दी है। किस प्रकार से इसको करना है, किस प्रकार से ज़्यादा होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों को अपने साथ हमने जोड़ना है। तो फैसला हुआ कि 1000 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे। और जब ग्रुप्स बनाने की बात आई प्रैक्टिकली, तो ये संख्या जो है फिर 1035 हो गई। और जैसा कि अभी यहाँ बताया गया कि 37,000 सत्र जो हैं वो हुए, ऐसा ही है। और उसके माध्यम से तकरीबन 3 लाख पार्टिसिपेशंस जो हैं योग और प्राणायाम सत्र की जो हैं वो हुई हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को। उनके स्वयंसेवियों ने, वॉलंटियर्स ने बहुत बढ़िया काम किया। योग का प्रशिक्षण भी दिया है, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की प्रेरणा भी दी है। और उसके बाद जहाँ जहाँ लोगों को भोजन संबंधी दिक्कत होती थी, मान लीजिए 2 बुजुर्ग हैं, परिवार में रह रहे हैं और कोई उनको खाना देने वाला नहीं है, उनको दवाई ले जाने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पर फिर आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स खड़े हो गए। उनको भोजन भी उपलब्ध करवाया, दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई, हर तरह से उनकी सेवा करने का प्रयास किया। आज अनुभव जिस प्रकार से लोग कह रहे थे, तो ज़बरदस्त अनुभव है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। मैं भी रोज़ सुबह शाम जब भी मेरे पास वक्त होता था तो मैं जुड़ता था। प्रत्येक जिला से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सहभागी हैं, कोरोना संक्रमित जो होम आइसोलेशन में जो रह रहे लोग हैं, उनके साथ मेरी भी बात होती थी। और मैंने भी तकरीबन 4-5 हज़ार लोगों से संवाद स्थापित किया, लोगों से सुना। बहुत उत्साह आया, बहुत मुझे भी जो है प्रसन्नता हुई कि जो कार्यक्रम हमने लॉन्च किया था और जिसकी मैं कहना चाहता हूं अपने पत्रकार मित्रों से, जिसकी चर्चा बहुत कम हुई पूरे प्रदेश के अंदर। यानी 3 लाख पार्टिसिपेशंस एक बहुत बड़ा नंबर है। लोग कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन की ओर जाने लगे थे, हमने खाना छोड़ दिया था, हमें नींद नहीं आ रही थी, हमें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो पैदा होने लगी थी, हम अकेलापन महसूस कर रहे थे, हम चाहते थे कि कोई तो हो भाई जो सुने हमारी। तो फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ हम तलाश कर रहे थे वो हमको मिल गया। प्रदेश की सड़कों को मार्च 2022 तक गौवंश मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पशुपालकों के लिए शीघ्र ही एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा गया है, ताकि प्रदेश वासियों को आवश्यक जानकारी विभाग की हेल्पलाइन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को विभाग की कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा गया है, ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को पशुपालकों के एनिमल हेल्थ कार्ड को कार्य शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। मैंने कहा है कि जहां प्रदेश के अंदर पशुपालक जो है वो असहाय महसूस न करे, और मैंने कहा है कि इसके लिए आप एक हेल्प नंबर जो है वो आप प्रदेश के लिए जो है वो जारी करें, ताकि जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उस हेल्प नंबर पर अगर फ़ोन करे तो उसे तुरंत पशु को जो है, उस किसान को जो है वो उसके पशु के इलाज के लिए जो है वो तुरंत सहायता जो है वो की जाए। हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने वैक्सीनेशन की धीमी गति को लेकर उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। राजेंद्र जार ने कहा कि कोरोना महामारी से केवल वैक्सीन ही प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार की वैक्सीन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते आम जनता में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक देश के हर नागरिक को वैक्सीन लगाने की बात कही है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार ने ढील अपनाई हुई है, जिससे जनता बेहद परेशान है। राष्ट्रपति को जो प्रेषित था वो जिलाधीश महोदय के माध्यम से उनको दिया है, और इसमें मुख्य विषय है कि जो वैक्सीनेशन की कमी है और जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चली है, और ख़ास तौर पर जो 18 और 44 का जो आयु वर्ग है, अगर इस रफ्तार से जिस रफ्तार से
अवेलेबिलिटी है, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, सरकार इसको अरेंज नहीं कर पा रही है, इसका प्रबंधन नहीं कर पा रही है। तो जिस ढंग से अगर जिस तरीके से जिस रफ्तार से इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है, ऐसे में तो इनको वर्षों लग जाएंगे। जो रहे लोग हैं इनको वर्षों लग जाएंगे वैक्सीनेशन करने में। तो इस ऐसे में उनकी सभी की लाइफ को रिस्क है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार इसके ऊपर, हम बार बार सरकार को शुरू से ही आगाह करते रहे हैं, पर सरकार इसके ऊपर जो गंभीरता है वो गंभीरता से इसका संज्ञान ले रही है। तो हमने ये महसूस किया है कि राष्ट्रपति महोदय जो संवैधानिक हमारे सबसे बड़े ओहदे पे हैं, मुखिया हैं, तो अपना दबाव डालकर इन सरकारों को इसके लिए राज़ी करें, इसके लिए वो एफर्ट्स करें सरकारें कि जल्दी से जल्दी जितनी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है उसको ये मुहैया करवाए, उसका प्रबंधन करे। और वैक्सीनेशन सही रफ्तार से होनी चाहिए, कम से कम जैसे कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि जैसे गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हमने 31 दिसंबर इसी साल में 31 दिसंबर तक हमने वैक्सीनेशन पूरा कर लेना है, टारगेट अपना, जो हमारी नज़र में संभव नहीं लगता। जिस रफ्तार से और जिस कमी की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो वो लगता नहीं है ऐसा है। अगर वर्षों लग जाए तो सभी की रिस्क पे, सबकी जो हमारे नौजवान हैं खास करके, उनकी रिस्क पर वो उनकी लाइफ पर बड़ा भारी रिस्क है। छठी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने HITES के अधिकारियों के साथ PGI सैटेलाइट सेंटर की साइट का निरीक्षण किया। सतपाल सिंह सत्ती ने कंपनी के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंपनी 1 हफ्ते के भीतर अपनी प्रोजेक्ट टीम ऊना में तैनात करेगी, जिसमें 6 इंजीनियर होंगे। सत्ती ने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 1 माह के भीतर कंसल्टेंट नियुक्त करे ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि कंपनी अपना फील्ड वर्क ऊना से संचालित करेगी। छठी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कंपनी के मुख्य अभियंता नंदलाल चौहान को 6 माह के भीतर संबंधित कार्यों के टेंडर आवंटित कर जल्द निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। PGI हॉस्पिटल का आज निरीक्षण किया गया, जहां पर बनना है उस जगह का डिप्टी कमिश्नर ऊना और जो एक कंसल्टेंट हायर किया है PGI चंडीगढ़ ने, हाइट कंपनी है, उनके इंजीनियर मिस्टर चौहान आज आए हैं। इस सारे एरिया का एक मास्टर प्लान बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाइट कंपनी को हायर किया है। तो हम लोगों ने आज पूरा विजिट करवाया उनको विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, IPH डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने उनको कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका एस्टीमेट बनाएं, मास्टर प्लान बनाएं, कहाँ हॉस्पिटल्स बनने हैं, कहाँ रेजिडेंशियल एरिया बनना है, कहाँ OPD बननी है, किस एरिया में बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉल होनी हैं। तो उन सब चीज़ों से संबंधित अभी निर्णय लिया गया आज कि इसको जल्दी से तेज़ गति से आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा निर्णय ये लिया गया है कि अगले हफ्ते में इनका एक ऑफिशियल लोग यहाँ पर ऊना में आ जाएंगे और उनके लिए हम लोगों ने ऊना में जहाँ उन्होंने ड्राइंग वगैरह फाइनल करनी है, सिस्टम सारा करना है, तो उन लोगों को वो स्थान भी बताएं जो भी वो फाइनल करेंगे, उस स्थान के ऊपर फिर उनको बैठा करके, ताकि इस हॉस्पिटल का जो मास्टर प्लान है 403 कनाल जगह हम लोगों ने PGI हॉस्पिटल के लिए दी है, उसका टोटल मास्टर प्लान बनना है। क्योंकि थोड़ा पहाड़ियाँ हैं, वहाँ डाउन एरिया भी है, उबड़ खाबड़ एरिया भी है, प्राइवेट लैंड चारों तरफ उसके है, कोई प्राइवेट लोगों को दिक्कत ना हो, वो सारी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी जिस कंपनी को जो दिया गया है वो इसका एस्टीमेट्स बना करके टेंडर करेगी और उसके बाद जिस कंपनी को फिर उस बिल्डिंग्स का टेंडर होगा वो कंपनी आकर के फिर उसका काम शुरू करेगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए शुरू की गई शक्ति हेल्पलाइन के तहत प्रेस क्लब शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किट प्रदान की। कोविड सुरक्षा किट में N95 मास्क, हेड ग्लव्स, हैंड कैप्स, सैनिटाइजर और विटामिन C का वितरण किया गया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि लोगों की मांग पर इस कार्यक्रम को अब वह घर तक लेकर जा रहे हैं और उनकी प्राथमिकता
फ्रंटलाइन वर्कर्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की है, क्योंकि कोरोना से पैदा हुई इस आपदा में वे अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। पूर्व शहरी विकास मंत्री एवं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कोरोना काल में समाज हित में मीडिया की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। पत्रकारिता से जानलेवा संक्रमण से बचाव में आम आदमी को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। पत्रकारों ने इसके लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों द्वारा किए जा रहे कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान के प्रयासों की हर किसी को प्रशंसा करनी चाहिए। सुधीर शर्मा ने बताया कि संकट की घड़ी में सबको एक दूसरे के साथ खड़ा रहकर महामारी की चपेट में आए लोगों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की सहायता के लिए शक्ति हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसके माध्यम से लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा, ऑक्सीमीटर, दवाइयां, राशन व होम आइसोलेट व्यक्ति तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। लोगों की मांग पर इस कार्यक्रम को अब वे हर घर तक लेकर जा रहे हैं ताकि उनकी प्राथमिकता फ्रंटलाइन वर्कर्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, क्योंकि कोरोना की इस आपदा में वे अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ, राशन और इस तरह की जो सारी व्यवस्था है उसको इसमें शुरू किया गया, एम्बुलेंस सेवा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि ऐसा आदेश एक आ गया था कि होम आइसोलेट हो जाइए। होम आइसोलेशन में लोगों को पता ही नहीं था कि उनको करना क्या है, तो उसके लिए भी अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, उन तक दवाइयाँ पहुँचाना, जो आशा वर्कर हमारी हैं उनको जो है वो सेफ्टी किट और ऑक्सीमीटर और दवाइयाँ पहुँचाना। तो इस तरह का एक प्रयास शुरू किया था जो अपने आप में एक चलते चलते बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया, और उसके बाद लोगों की तरफ से ये मांग आई कि इसको हर घर तक ले जाइए। तो अब जो है उसको हर घर तक लेके जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर पहल हमने की है कि जो हमारे कोरोना के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, आशा वर्कर हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, अन्य लोग हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुँचें, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है और ये काम रुक नहीं सकते, ये तो चलेंगे कोरोना काल में ही। तो जितना हम कर सकते हैं वो प्रयास हमने शुरू किया अपनी तरफ से, उसी के चलते आज यहाँ पर भी ये कार्यक्रम किया है। मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रयास मिलजुल करके सब लोग करेंगे तो हम बहुत जल्द जो है वो कोरोना को हरा सकते हैं। हमीरपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड मैनेजमेंट के छात्रों ने संस्थान द्वारा वसूली जा रही भारी भरकम फीस का विरोध जताया है। उत्साहित छात्रों ने समाज सेवी अनिल मनकोटिया की अगुवाई में एडीसी हमीरपुर जितेंद्र साष्टा के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर फीस में कटौती करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि IHM संस्थान हमीरपुर में पहले व दूसरे सेमेस्टर में केवल ट्यूशन फीस ही लेने के लिए सरकार ने कहा था, बावजूद इसके संस्थान द्वारा अतिरिक्त फीस वसूली जा रही है, जिस कारण छात्र बेहद परेशान हैं। ऐसे में छात्रों ने सरकार को बताया कि अगर जल्द फीस कटौती पर निर्णय न लिया गया तो आने वाले समय में छात्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। होटल मैनेजमेंट संस्थान IHM छात्रों का कहना है कि 1.5 साल से ऑनलाइन पढ़ाई चली हुई है, लेकिन फिर भी सेमेस्टर की पूरी फीस ली जा रही है, जिसके चलते अब छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा वसूली जा रही भारी भरकम फीस के चलते समाज सेवी अनिल मनकोटिया की अगुवाई में ADC हमीरपुर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। छात्रों ने सरकार से फीस कटौती करने की मांग की है। दिखता है कि ऑनलाइन क्लासेस लग रही है तो हमसे सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, तो हमसे पूरी फीस ली जा रही है। जैसे हम वहाँ का कॉलेज का ना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ यूज़ कर रहे हैं, ना मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, ना प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं, ना रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हमसे पूरी फीस ली जा रही है। मिसलेनियस फीस हमसे ली जा रही है। तो बस मेरा ये है कि अगर हमसे फ़ीस लेनी है तो सिर्फ ट्यूशन फीस लो। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों हमारा ऑनलाइन गया है, हमने पूरी फीस दी है। तो हमारी मांग ये है कि हमारा जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसके अंदर हमारी जो फीस है उसको रिडक्ट किया जाए, या फिर जो हमारी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर हमने फीस दी है उसको उसके साथ एडजस्ट किया जाए। अब IHM हमीरपुर से बिलोंग करती हूँ, स्टूडेंट हूँ, और अभी सिर्फ पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हैं और हम लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते इतना जितना ये लोग फीस ले रहे हैं, इसलिए इनकम वगैरह जो कि वेस्ट है, तो उस वजह से वी वांट जस्ट रिडक्शन इन द फीस अ बिट। समाजसेवी अनिल मनकोटिया ने बताया कि IHM के छात्रों की फीस वसूली को लेकर ADC के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा गया है ताकि छात्रों की समस्या पर विराम लग सके। अनिल मनकोटिया का कहना है कि पहले भी छात्र संगठन फीस माफ करने के अलावा राहत प्रदान करने की मांग उठा चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे आगामी दिनों में छात्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि IHM द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के बावजूद भी उनसे भारी भरकम फीस
ली जा रही है, जो बेहद निंदनीय है। जो इन्होंने जब इनकी एडमिशन हुई थी उस समय इनसे सबसे पहले तो 64,500 जो इनसे प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा गया था, उसके अलावा जो है इनसे टोटल जो है 69,000 फीस जो है वहाँ पर इनसे वसूली गई। जो प्रोस्पेक्टस के अंदर दी है उससे लगभग 4-5 हज़ार रुपया ज़्यादा जो है वहाँ पर फीस वसूली गई। उसके बाद आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और इस दौर के अंदर जो है जब प्रदेश सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी काफ़ी बार जो है स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि बच्चों से सिर्फ जो है ट्यूशन फीस ही ली जानी चाहिए, लेकिन इस केस में देखा जाए तो इनसे जो है तकरीबन 70,000 रुपया पहले सेमेस्टर के अंदर और तकरीबन 40,000 रुपया जो है वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर इनसे फीस वसूली गई है। उसमें बहुत सारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस, जैसे जो हॉस्टल के अंदर जिन्होंने अप्लाई किए थे उनसे हॉस्टल फीस भी वसूली गई। उसके अलावा जो है और बहुत सारे जो चार्जेस जो नहीं लेने चाहिए थे अदर दैन ट्यूशन फीस वो भी इनसे लिए गए। तो आज हम जो एडीसी महोदय हैं, जो इनके डायरेक्टर भी हैं इस डिपार्टमेंट के, हमीरपुर के जो IHM जो शिक्षण संस्थान है, उनसे हम मिलने जा रहे हैं डेलीगेशन के तौर पर। और हमारी ये मांग है कि इनका जो फीस स्ट्रक्चर को लेकर या फीस को लेकर जो भी मुद्दा है, आने वाले जो 3rd सेमेस्टर अभी इनके एग्ज़ाम चले हैं तो जो 3rd सेमेस्टर के अंदर जो इन्होंने एक्स्ट्रा फीस वहाँ पर दी है उस फीस को जो है वहाँ पर सेटल किया जाए। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट कोरोना महामारी के इस दौर में शिमला में विभिन्न सेवा कार्य चलाए हुए हैं। कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो या जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवाना, ट्रस्ट के सभी सदस्य कोरोना से पैदा हुए संकट के समय में लगातार मानवता की सेवा में जुटे हैं। कोरोना काल में अस्पतालों में चल रही रक्त की कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए संस्था द्वारा शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। शिमला के प्रसिद्ध इंडियन कॉफी हाउस के कर्मचारी महामारी के बीच आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में इन सभी कर्मचारियों को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। इन सभी कर्मचारियों की सहायता करने के लिए सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं और कर्मचारियों को राशन वितरित किया। ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि इस मुश्किल समय में सभी का ये दायित्व बनता है कि सभी जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा इंडियन कॉफी हाउस के 40 कर्मचारियों को राशन किट वितरित की गई है। इस राशन किट में दाल, आटा, चावल, तेल, साबुन और अन्य जरूरत की सामग्री है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि इसके अलावा कर्मचारियों को और भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट उनकी सहायता करने के लिए आगे आएगा। आज का ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर इसलिए रखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, वर्कर हैं, जिनको राशन की कमी आ गई है और कोविड के दौरान कुछ काम धंधे बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन लोगों का हम राशन वितरण करना चाहते हैं। तो जितने भी परिवार हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं, हम उनके करीब 50 परिवारों को यहाँ पे राशन देना चाहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग बिलासपुर ने जिला के 2 शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। स्कूलों के प्रधानाचार्य से लिखित रूप में मिली शिकायत के आधार पर उपनिदेशक ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार दोनों शिक्षक काफी समय से ऑनलाइन पढ़ाई में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे थे, न ही अपने कोई समस्या या फिर क्लास न लेने के कारण प्रधानाचार्य को बता रहे थे। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जिला के 2 स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने इसकी शिकायत उपनिदेशक को कर डाली, जिसके चलते बिलासपुर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन सिंह ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए एक शिक्षक की सैलरी रोकी और दूसरे शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। वहीं शिक्षा विभाग की जिला में इस बड़ी कार्रवाई से अन्य शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। बिलासपुर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन सिंह ने बताया कि यह कार्यवाही ब्लॉक एलिमेंट्री ऑफिसर के माध्यम से की गई है। उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोविड काल में पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। ऐसे में पूरे दिन में 1 से 2 घंटे तक ही कक्षाएं लगती हैं, तो फिर शिक्षक को क्लास लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर कोई समस्या होती और इस संदर्भ में वह अपने प्रधानाचार्य को ही अवगत करवा देते तो भी विभाग पूरी तरह से उक्त शिक्षक की मदद करने के लिए प्रयासरत रहता। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके चलते तुरंत प्रभाव से यह कार्यवाही की गई है। वहीं सुदर्शन सिंह ने बताया कि 2 शिक्षकों को नोटिस सहित 1 की सैलरी काटी गई है। लंबे समय से ऑनलाइन क्लास न लेने के चलते यह कार्यवाही शिक्षकों पर की गई है। उन्होंने बताया कि नोटिस का जवाब आने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर ये जो सेक्शन 17 चला है 21-22 का, इसमें हर घर पाठशाला के माध्यम से हमारे बच्चों तक जो है पढ़ाई पहुंच रही है और टीचर्स के जो है इसका फीडबैक लेते हैं बच्चों से और उसका जो हम रिपोर्ट है डेली हमारी पूरे 5 ब्लॉकों से आती है
उसमें नंबर ऑफ़ टीचर्स हमारे जो हैं उस पर रिफ्लेक्ट होते हैं, और जो बच्चों से नहीं जुड़े होते उनकी संख्या भी रिफ्लेक्ट होती है। और इस तरह से हमने 2 टीचर्स को जो है शो का आज इशू किया है। एक प्राइमरी टीचर है, एक टीजीटी है, जो बच्चों से नहीं जुड़े हुए हैं। और पिछले सत्र में एक टीचर की हमने सैलरी रोक दी थी और दूसरे टीचर को वार्निंग दी है, अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसकी सैलरी भी रोक दी जाएगी। क्योंकि इसमें ऐसा इशू रहता है कि अगर हम सैलरी रिलीज़ करते रहें तो हो सकता है कि ऐसी कैजुअलिटी हो जाए और सैलरी को रिफ़ंड करना मुश्किल हो जाता है जब तक कंसर्न टीचर का जवाब नहीं आ जाता। कोरोना महामारी के इस दौर में गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई समाजसेवी और संस्थाएं आगे आ रही है। जय मां शक्ति वेलफेयर सोसाइटी ने भी संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। संस्था की ओर से छोटा शिमला में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे और खाद्य वस्तुएं भी दी। हम ड्राइवर तबके से जुड़े लोग हैं जो टैक्सियाँ चलाते हैं, और उसी से हमने मिलजुल के एक संस्था बनाई है जिसमें हमारा यही रहेगा कि जितने भी हमारे ड्राइवर लोग आजकल जिनसे किस्तें नहीं भरी जा रही है, उनके घर में ना अनाज है ना कुछ है, और इस तरह के कोई भी जो हमारे आसपास क्षेत्र में लोग पड़ते हैं, हम उनकी मदद करना चाहेंगे। हमने अपना नंबर भी दिया है 9054500007, जिसे भी कुछ ऐसा लगता है कि उन्हें राशन की सुविधा है या कोविड के लिए गाड़ी चाहिए, तो हमारी संस्था हमेशा उनका साथ देगी। हमीरपुर के नादौन चौक में इन दिनों जल शक्ति विभाग द्वारा पाइपों को बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए मुख्य सड़क के किनारे और बीच सड़क में खुदाई की गई है, जिस वजह से यहाँ यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर जाम लगने के कारण लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्फ्यू में ढील के समय लोग बाजार में आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निकल रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क के दोनों ओर की गई खुदाई से यहाँ रोजाना लग रहे ट्रैफिक जाम में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने विभागीय अधिकारियों से कर्फ्यू में ढील का समय खत्म होने के बाद पाइपलाइन बिछाने की मांग की है। जब लॉकडाउन था या 2 बजे के बाद ये खड्डा खोल सकते हैं, इतने दिन कहाँ सोए हुए थे। 3 दिन हो गए, अभी जाम लग रहा है। सोमवार है आज, बहुत ज़्यादा जाम, नीचे चौक तक जाम लगा हुआ है। तो प्रशासन को चाहिए था कि ये लॉकडाउन से पहले खड्डा खोलते और जो भी रिपेयरें थी उसको उससे पहले वक्त से पहले काम शुरू करते। हमारी यही मांग है कि जो भी काम है वो जल्द से जल्द करवाया जाए, चाहे उसके लिए 5 बजे के बाद भी उनको काम करना पड़े, क्योंकि वहाँ उसके बाद 2 बजे के बाद ट्रैफिक जो है वो वैश्विक महामारी कोरोना से पर्यटन कारोबार पूरी तरह प्रभावित हुआ है। होटल कारोबारियों के साथ साथ इसकी मार टैक्सी ऑपरेटरों पर भी पड़ी है। काम के अभाव में टैक्सी ऑपरेटरों को आर्थिक मंदी से बुरी तरह जूझना पड़ रहा है। हालात इस कदर बन चुके हैं कि गाड़ी की मासिक किस्त निकालना मुश्किल हो गया है। राजधानी शिमला की विशाल टैक्सी यूनियन के उपाध्यक्ष प्रेम बंसल का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण कारोबार पूरी तरह ठप हो चुका है। आर्थिक तंगी के चलते परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। प्रेम बंसल ने संकट की इस घड़ी में सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पिछले साल से लेके अभी 2 साल हो गए, हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए। हमारे पास कोई काम नहीं है, टूरिस्ट का आना जाना बिल्कुल बंद है और हमें रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। साथ में हमारा क्या है सर कि हम सरकार से कुछ राहत चाहते हैं कि हमारे को जैसे टोकन टैक्स है, हमारा सिंजी टैक्स है, इसमें हमें कुछ राहत दी जाए। गाड़ियों की इंश्योरेंस हैं, गाड़ियों की इंश्योरेंस अब रुकी पड़ी है 1.5-2 साल से, उसमें कुछ हमें राहत दी जाए। हमने सरकार से गुजारिश डाली थी कि सरकार से कि हमारा जो टैक्स है वो हमारा बार 10 साल का हुआ था, उसमें कोई हमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो हम सरकार चाहते हैं कि हमें 1 साल का और इसमें आगे बढ़ोतरी दी जाए ताकि हमारी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई साधन मिले। बाकी हमारी पार्किंग की भी बहुत समस्या है। सरकार के आगे पहले भी बहुत ज्ञापन दे चुके हैं कि हमें पार्किंग के लिए बहुत कहीं ना कहीं टैक्सी स्टैंड गवर्नमेंट देती है, तो हम भी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमें कहीं टैक्सी की ज़्यादा नहीं तो 4-5 गाड़ियों में कुछ पॉइंट दिए जाए जिससे हमारी रोजी रोटी चलती रहे। कोविड-19 महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के राज्य नाट्य दल के कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नाट्य विधाओं और प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों से शिमला शहर के अलग अलग वार्डों में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इन कार्यक्रम के जरिए विभाग के कलाकारों द्वारा लोगों को मास्क का उपयोग करने, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने और परस्पर दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और कोरोना से बचाव संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जा रही है। हम IPR डिपार्टमेंट से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं उनको कोरोना
महामारी जो ये चली है उसके बारे में कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज हमारे पास सर ये BCS और BCS से इधर विकास नगर से हम कुसुमटी और पंथा घाटी का हमारे पास एरिया है, तो इसमें हम आज लोगों को अवेयर कर रहे हैं और हम ये सुबह 10 बजे से लेके और 2 बजे तक लोगों को अवेयर करते हैं और हम 27 तारीख से लेके लगातार लोगों को अवेयर करते आ रहे हैं। और मेरा लोगों से ये अपील रहेगी कि जिस तरह से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यदि आप लोग खुद ही जागरूक हो जाएंगे तो इस तरह के कार्यक्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, दुकान के आगे इकट्ठे हो जाते, भीड़ इकट्ठी कर देते हो, एक दूसरे की पीठ के ऊपर से आगे, जैसे कोई सामान ख़त्म होने वाला, पहले मुझे दीजिए। कोई बात नहीं, सामान सब ने लेना है, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते हैं कि जो कोरोना का जो वायरस होता है ये शायद जहाँ तक हमारा ख्याल है, जो साइंस में भी देखा है कि ये 20 मीटर से लेकर और 50 मीटर की दूरी तक हवा में जीवित रहता है। तो इसलिए हम लोगों को अपने आप को बचाना है, सुरक्षित रखना है इस कोरोना से। तो आप लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग जागरूक होए, अपने आप को बचाएं, अपने प्रदेश को बचाएं और अपने देश को बचाएं। कोरोना कर्फ्यू के बीच लोगों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ढील दी है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्णतः बंद है, फिर भी सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। इस तरह की स्थिति को देखकर लगता है कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू नाम की कोई चीज नहीं है और लोग कोविड गाइडलाइंस को ठेंगा दिखा रहे हैं। यही नहीं, इन तस्वीरों में आप ये भी साफ देख सकते हैं कि बाजारों में लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ है जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की भी धज्जियां उड़ाती है, जिससे लगता है इन लोगों को कोरोना संक्रमण का कोई भी खौफ नहीं है। बात यदि शहर में पर्यटन को लेकर करें तो शिमला में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है और दोपहर 2 बजे के बाद भी भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि पुलिस द्वारा लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया जाता है, लेकिन कई बार पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस जवानों के साथ बदतमीजी किए जाने के मामले भी सामने आते हैं। रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे खुल रही हैं। लास्ट वीक रिस्ट्रिक्शंस ओपन हुई। हम अपने पास शोगी में मॉनिटर करते हैं, हमारे पास मॉनिटरिंग, हम और वहीं से एनालिसिस करते हैं। जब प्रॉपर लॉकडाउन था तो 800 से लेकर 900 गाड़ियाँ आती थी और 1100 की गाड़ियाँ नीचे जाती थी, लेकिन क्योंकि अब लास्ट वीक रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ओपन हुई हैं, कुछ टूरिस्ट भी आने शुरू हुए हैं, तो हम जब आंकड़े स्टडी कर रहे थे तो तकरीबन 2200 से 2300 गाड़ियाँ आ रही हैं और 2526 गाड़ियाँ नीचे जा रही हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1.8 और 2 टाइम्स हो गया है ट्रैफिक फ्लो शिमला में। कुछ ऑफिसेज भी खुल गए हैं, अगर विद इन शिमला की बात करें 30% कैपेसिटीज़ के साथ ऑफिस भी खुल गए हैं। तो ये कुल मिलाकर जो ये वीक 7 से लेकर 14 तक है, डेवलपमेंट काम चले हुए हैं, कंस्ट्रक्शन काम चले हुए हैं, ऑफिसेज सारे खुल गए हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ चली हुई हैं और लोग भी घरों से निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, और सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट भी आ रहे हैं। इसके अलावा आवारा कुत्तों के कारण लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ये कुत्ते रिज मैदान और माल रोड पर झुंड में देखे जा सकते हैं और कई मर्तबा ये इतने आक्रामक हो जाते हैं कि लोगों को काट भी लेते हैं। शाम के समय तो आम आदमी का रिज मैदान और माल रोड से गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है, जबकि कई लोग अपने पालतू कुत्तों को रिज मैदान और माल रोड पर घुमाने लेकर आते हैं। एसपी शिमला मोहित चावला से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों के लिए निगम को स्ट्रे एनिमल पॉलिसी बनानी चाहिए। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि पर्यटकों की आवाजाही की वजह से इन दिनों शहर में करीबन 2300 गाड़ियां आ रही है। इसके अलावा अनलॉक के साथ दफ्तर शुरू हो चुके हैं, वहीं शहर में कई विकासात्मक कार्य चल रहे हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसे नियंत्रण में लाने के लिए जगह जगह पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटकों के आने से माल रोड और रिज मैदान पर आवाजाही ज्यादा हो गई है। ऐसे में उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर और स्थानीय लोग भी बहुत जरूरी कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और चालान भी किए जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है अगर हम किसी के साथ बहसते हैं। देखिए, हमारा मेडिकल स्टाफ दिन रात हॉस्पिटल में कोरोना से लड़ रहा है, उसी तरह पुलिस का स्टाफ सड़कों पर खड़ा है लोगों की सेवाओं के लिए। ऑफ कोर्स कुछ एक घटनाएं मेरी नोटिस में भी आई और एक आधे केस में चलान भी हुआ। तो मैं आग्रह करूंगा कि टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं कृपया ऐसा मत करें। हमारा हिमाचल, हमारा शिमला एक डिसिप्लिन सोसाइटी है, सभ्य समाज है और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको फॉलो भी किया जाता है। तो आप भी इसको फॉलो करें और ये इसमें किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी सेहत की बात है। अगर आपको पुलिस का कोई कर्मी ये आग्रह करता है कि मास्क लगा लीजिए
तो कृपया करके उसको लगा लीजिए। क्लस्टर्स में मत घूमिए, जिस भी होटल में आपने रिजर्वेशन किया है वहाँ, और जहाँ भी आप घूम रहे हैं तो इंश्योर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं आपके साथ, नो डाउट। कई बार कुछ टूरिस्ट सेल्फी लेते हैं, मास्क डाउन करते हैं, कुछ खाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। बट जब आप पब्लिक के बीच में हैं तो यू शुड वेयर मास्क, ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग। प्रदेश में विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं, संगठन और समितियां सरकार और प्रशासन को अपना सहयोग दे रही हैं। इसी के चलते किसान जल कल्याण समिति धमून द्वारा भी समय समय पर समाज सेवा से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अब समिति के सदस्यों द्वारा एक नई पहल करते हुए कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शिमला के कनलोक शमशान घाट और उपनगर टूटू स्थित मोक्षधाम के लिए लकड़ियां उपलब्ध करवाई गई, जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया व इस नेक कार्य में अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर किसान जल कल्याण समिति के सचिव संतोष शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके लोगों के दाह संस्कार में कोई परेशानी न आए, इस उद्देश्य से समिति द्वारा यह पुनीत कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा पहले भी कई कल्याणकारी काम किए जा चुके हैं व आने वाले समय में समिति इसी तरह समाज सेवा से जुड़े कार्य करती रहेगी। आज किसान एवं जन कल्याण समिति ग्राम पंचायत धमून की ओर से, जैसे कि आजकल कोरोना महामारी चली है, लाखों के घर उजड़ गए हैं, बहुत से असहाय लोग जो दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाते हैं, ग्राम पंचायत धमून की किसान एवं जन कल्याण समिति ने पहल करके उन असहाय लोगों के लिए, उनके दाह संस्कार के लिए अपनी निजी संपत्ति में, निजी भूमि में पेड़ काट करके कनलोक शवदागृह में और टूटू शवदागृह में लकड़ी की 2 गाड़ियां भिजवाई हैं। ये ग्राम पंचायत धमून की किसान जन कल्याण समिति की पहल है। इसी तरह के कल्याणकारी काम पहले भी यह समिति करती रही है और आने वाले समय में भी ऐसे ही जन कल्याण से जुड़े काम करती रहेगी और असहाय लोगों की मदद करती रहेगी। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।